जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग बीएससी का जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसका लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो चैप्टर में है ट्रांजिशन टू द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। और उसका लास्ट एंड चल रहा है, मतलब लास्ट टॉपिक नहीं कर रहे, लास्ट एंड चल रहा है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, या हम इसी को इन शॉर्ट कह सकते हैं कि फर्मी एनर्जी। अब फर्मी एनर्जी जानने से पहले हम थोड़ा सा मेटल के बारे में बताएंगे और गैस के बारे में। आफ्टर दैट फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि इस लेक्चर में क्या करेंगे। अगर हम किसी गैस की असेंबली लें और उस गैस की मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करें, गैस के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करें, तो हम क्या देखते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडमली चलते हैं, बहुत रैंडम चलते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं और लगातार वो क्या करते हैं, कोलिजन करते रहते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं? कोलिजन करते रहते हैं। इस जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनका रैंडम मोशन होता है और लगातार ये कोलिजन करते रहते हैं। और इनके बीच में एक हम ये कह सकते हैं कि चिपकते तो है नहीं एक दूसरे से, तो म्यूचुअल रिपल्सन का फोर्स काम करता है। बस अपने समझने के लिए हम इतना थोड़ा सा यहाँ अप्रोच ले रहे हैं। अब हम इस गैस के चैम्बर से निकलकर किसी मेटालिक पीस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो एटम के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस यानी नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो न्यूट्रॉन चार्जलेस है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो मेन फैक्ट ये है कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल होते हैं या न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो ऑर्बिटल सबसे आउटर मोस्ट का होता है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है या फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। और फिर उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर भी या किसी भी टेम्परेचर पर या एक्टिविटी पर वो अपने ऑर्बिटल को छोड़ देता है और लैटिस के अंदर क्या करता है, मूव करने लगता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इस ऑर्बिटल को हम बैलेंस ऑर्बिटल बोलते हैं, बैलेंस ऑर्बिटल बोलते हैं। इस वजह से इसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन हम इससे ये पता चल गया कि बहुत लूजली बाउंड होता है, किसके साथ है, किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बाउंड होता है एटम के अंदर। जरा सा भी एनर्जी पाता है तो ये फ्रीली पूरे थ्रू आउट मेटल के अंदर क्या करता रहता है, मूव करने लगता है, इधर उधर बहुत रैंडम मोशन ऐसे करता रहता है। इसका किस टाइम पर किस डायरेक्शन में मोशन है ये प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल बात काम होता है। तो ऐसे ये मूव करता रहता है, ये ऐसे मूव करता रहता है लैटिस के अंदर, जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा इस मेटालिक वॉल्यूम जो है, मेटल का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर ये क्या करता रहता है, फ्रीली मूव करता रहता है। समझ में आ गई होगी कहने का मतलब। और अगर कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ये पार्टिसिपेट करता है, तो फिर हम ये बोलते हैं कि ये उस चीज़ का क्या है, कंडक्टर है। क्या है उस चीज़ का? कंडक्टर है। और इलेक्ट्रॉन के इस चलने के मेथड को हम बोलते हैं कि ये कंडक्शन कर रहा है, ये कंडक्ट करा रहा है, यानी कि कंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन फोर्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लगातार भागते रहते हैं, लगातार भागते रहते हैं।
और इनका जो हम ये कह सकते हैं कि लगातार भागने की वजह से भी करंट नहीं बन पा रहा है। तो इसका मेन एक ही रीज़न है कि इतना रैंडम मोशन करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी ज़ीरो होती है। हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या अदर पैरामीटर्स के बारे में बात नहीं करना है। हमें जिस बारे में बात करना है वो क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स लगभग उसी तरीके से भागते हैं जिस तरीके से किसी गैस चैम्बर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भागते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम गैस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गैस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इनका बिहेवियर लगभग गैस जैसा ही होता है। इसलिए हम इस हेडिंग में आपको बताएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है लगभग वो इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, मतलब गैस के तरीके से एक मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कह रहे हैं। आई थिंक आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बातों को हम लोगों ने अभी तक समझा है उस बात को एक बार हम लोग ध्यान से लिख भी लेते हैं। तो इन अ मेटल सॉलिड मेटल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड, हमने बता दिया आपको कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। और टू दैट इंडिविजुअल एटम के साथ लूजली बाउंड होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली दे ट्रैवल फ्रीली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल के टोटल वॉल्यूम के अंदर वो कॉन्सिक्वेंटली घूमते रहते हैं, एकदम फ्रीली घूमते रहते हैं। दीज आर कंडक्शंस, इसी को हम कंडक्शंस बोलते हैं। वी कैन ट्रीट दीज इलेक्ट्रॉन, हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसा कि आइडियल इलेक्ट्रॉन एक ऐसा व्यवहार करता हो जैसा कि वो गैस हो, क्योंकि हम उनके व्यवहार को इस म्यूचुअल रिपल्सिव व्यवहार को ही हम रीड करेंगे इसमें। तो बिकॉज देयर म्यूचुअल रिपल्सन इज ऑन द एवरेज कैंसिल्ड बाई द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस बाई द मेटल्स। इसको थोड़ा सा और मोर अप्रोप्रिएट हम लिखने की कोशिश करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने समझाया अब अपने लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड और कैसे लिख सकते हैं। तो इन एनी मेटल जो हमने आपको समझाया फिर से मैं उसी को बहुत इजीली वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन एनी मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव लाइक मॉलिक्यूल, कह रहा है कि किसी मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जैसा कि गैस मॉलिक्यूल मूव करता है। तो असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर जो असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी को हम इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव हाफ इंटेग्रल स्पिन, और इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम स्पिन की बात करें तो या तो प्लस हाफ स्पिन होगा, इलेक्ट्रॉन के पास या तो प्लस हाफ स्पिन होगा या तो इलेक्ट्रॉन के पास माइनस हाफ स्पिन होगा, या आप ऐसे कभी कभी देखते होंगे लिखा हुआ होता होगा बुक में प्लस माइनस हाफ स्पिन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास हाफ स्पिन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास हाफ स्पिन होता है एंड दे ओबे द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड फर्मियंस। हाफ स्पिन होता है इसलिए हम इसको फर्मियन कहते हैं, और इसीलिए नहीं फर्मियन कहते हैं, इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी इंटेग्रल स्पिन होती है। इसकी क्या स्पिन होती है? इसकी स्पिन कैसी होती है? इंटेग्रल स्पिन होती है और हाफ होती है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अब फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें या सारी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तभी इन सब बातों पर आप डिस्कशन कर पाएंगे कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, मैं आगे यहीं पर डिस्कस करूँगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गैस है, जैसा कि वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गैस है। अब इस इलेक्ट्रॉन गैस के लिए हमारे कुछ अजम्पशन हैं, उस अजम्पशन को ध्यान से देखना कि क्या है वो एजम्पशन। तो आगे क्या है कि पॉजिटिव आयंस हाउ एवर क्रिएट अ पोटेंशियल। जो पॉजिटिव आयंस हैं एक तरीके की क्या क्रिएट करेंगे, एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे व्हिच इज सेम एवरीवेयर, जो क्या होगा, सेम एवरीवेयर इनसाइड द मेटल होगा, एंड बाहर जो होगा वो क्या होगा, जीरो आउटसाइड होगा। क्या होगा? जीरो आउटसाइड होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये एक मेटल है और ये मेटल की सीट है, तो मेटल की सीट या मेटल का कोई भी कह सकते हैं कि कंडक्टर है, यहाँ से एक एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव आयन हो गया। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया वो पॉजिटिव आयन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, ये घूम रहे हैं उस मेटल के अंदर, उस मेटल के अंदर घूम रहे हैं। तो मेटल के एटम से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो पॉजिटिव आयन हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हैं, वो इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के तरीके बिहेव कर रहे हैं।
तो कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल पर हैं और पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव पोटेंशियल पर हैं, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो जो ये पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर हर एक जगह पर तो सेम है, इस कंडक्टर के अंदर हर एक जगह पर तो सेम है, लेकिन इस कंडक्टर की अगर मैं बाहर बात करूँ, इस कंडक्टर के बाहर अगर मैं बात करूँ तो वो पोटेंशियल क्या है, जीरो है, वो पोटेंशियल क्या है, जीरो है। लेकिन अंदर में वो पोटेंशियल क्या है, वो डिफाइंड है, अंदर में पोटेंशियल डिफाइंड है। या मैं कहूँ कि यहाँ जीरो पोटेंशियल है, या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जीरो पोटेंशियल है, यहाँ जीरो पोटेंशियल है, यहाँ जीरो पोटेंशियल है, लेकिन कंडक्टर के अंदर वो हर एक जगह पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन है। और पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, ये क्या है, कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव आयन यहाँ पर जो पोटेंशियल है। और ये क्या है, ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो कह रहा है बाहर इसके पोटेंशियल जीरो है, लेकिन अंदर मेटल के हर एक जगह पर पोटेंशियल सेम है। देयरफॉर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मे बी रिग्रेटेड टू बी द लीव विथिन द पोटेंशियल वेल। तो ये जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं ये एक ऐसे पार्टिकल लाइक बिहेव कर रहे हैं जैसा कि पोटेंशियल बेल के अंदर किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी टेंडेंसी होती है। यानी कि ये मेटल एक पोटेंशियल बेल लाइक बिहेव कर रहा है विथ द मेटल बाउंड्रीज एक्टिंग एज द हाई पोटेंशियल वाल। और इस मेटल की जो बाउंड्री है इसका बिहेव कैसा लग रहा है, इसका बिहेव ऐसा लग रहा है जैसा कि ये हाई पोटेंशियल वाल हो और इसके अंदर इस स्पेस में मॉलिक्यूल या पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इतनी आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे इसमें क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर हमने आपको देखो हेडिंग में ही मेंशन कर दिया कि फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्मी डिराक ये हमें फर्मी एनर्जी नहीं बल्कि हम इसको फर्मी डिराक हम लिख सकते हैं। रुको एक मिनट, हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, फर्मी डिराक एनर्जी, फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन मेटल। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अगर डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स मालूम भी तो होना चाहिए। तो ये होता है NI इज इक्वल टू होता है क्या है, GI और अपॉन e⁻⁴ प्लस बीटा EI होता है और +1 होता है। और आप थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करोगे तो कितना हो जाएगा, GI इज इक्वल टू e⁻⁴ प्लस बीटा की वैल्यू रख दो आप। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू होती है 1/kT होता है, बीटा की वैल्यू 1/kT होता है। तो KT रख दो +1। अच्छा, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स तो आपको मालूम है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है तो फिर उसका आंसर भी यही आप दोगे, GI इज इक्वल टू e⁻⁴ प्लस बीटा EI। बस यहाँ माइनस लगा देना, बस बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, ये सब याद आपको हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये हमारा ठीक है, यहाँ पर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगा दिया। थोड़ा सा और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो NI इज इक्वल टू GI और फिर e⁻⁴ और e⁻EI/KT और +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लिखा, इस फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में NI क्या है, तो NI जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और EI क्या है वो, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए ये हम ऐसा लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NI विथ एनर्जी EI। ठीक है, ये EI एनर्जी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NI में एनर्जी EI है। ठीक है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। और GI क्या है, तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है। ये क्या है, ये
नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है ये, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है ये, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है। और ये हैविंग द सेम एनर्जी, हैविंग द सेम एनर्जी ए आई सेम एनर्जी है जितने भी पार्टिकल्स हैं। एन आई मान लो कि ये हमारे पास एक है इस फेज स्पेस है, मान लो ये हमारे पास एक फेज स्पेस है। इस फेज स्पेस को हमने बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वांटम स्टेट में डिवाइड कर दिया। मान लो ये मेरा नंबर ऑफ़ क्वांटम स्टेट है ये, या ये क्वांटम स्टेट है, ये एक क्वांटम स्टेट है। और इस क्वांटम स्टेट में हम मान लेते हैं एन आई पार्टिकल हैं और हर एक की एनर्जी ई आई है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि एन आई पार्टिकल के लिए ई आई एनर्जी अगर है तो नंबर ऑफ़ क्वांटम स्टेट कोई जो मैंने ले रखा है उसके लिए जो हमने एनर्जी लेवल डिसाइड किया है वो जी आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि अगर मैं कोई सॉलिड लेता हूँ, तो अगर मैं सॉलिड देखता हूँ तो सॉलिड में एक चीज़ हमें बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है कि नंबर ऑफ़ एटम जो होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, नंबर ऑफ़ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में, स्क्वायर में नहीं सॉरी क्यूब में, वो मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन में 10 टू द पावर 22 टू 10 टू द पावर 23 हम लोग ले लेते हैं, 10 टू द पावर 23 ले लेते हैं। नंबर ऑफ़ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में इतना एटम हम लोग ले लेते हैं। और सेम जैसे एक एटम है, ये एक एटम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक एटम है, ये न्यूक्लियस है। तो अगर मैं कोई ऐसा एटम लेता हूँ जो क्या हो, मोनोवैलेंट हो, क्या हो वो, मोनोवैलेंट हो। मोनोवैलेंट का मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई एक एटम लिया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी, तो उनको हम डाई वैलेंट बोलेंगे। 3 होंगे ट्राई वैलेंट हो जाएगा। तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है कि जो मोनोवैलेंट हो, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में हमने इतना एटम ले लिया 10 टू द पावर 22 टू 10 टू द पावर 23 हमने ले लिया है एटम, तो इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से भी निकल रहा है तो किसी स्पेसिमेन ऑफ मेटल के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ में आपकी आ गई होगी। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। नहीं समझ पाए हो तो मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने एक ऐसा एटम लिया या एक ऐसा मेटल लिया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हैं, तो हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये मोनोवैलेंट एटम हमने लिया है तो इतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे उस एटम के अंदर। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई, तो अगर मैं यहाँ पर 10 टू दी पावर 23 पर सेंटीमीटर क्यूब ही लेकर चलता हूँ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब ही लेकर चलता हूँ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब ही लेकर चलता हूँ, तो दिस इज द एनॉर्मस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? एनॉर्मस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। एनॉर्मस मतलब आप तो जानते ही होंगे, एनॉर्मस मतलब होता है विशाल। एनॉर्मस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये एनॉर्मस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में वो क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का जो मैंने टॉपिक करवाया है उस टॉपिक में हमने 3 फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स बताया है आपको। तो कंडीशंस ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में 3 हमने जो बताया है उसमें फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या था?
कंडीशन ऑफ फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक, द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ईच अदर, सो दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट वेज इन विच एन आई पार्टिकल चूज एन। मतलब पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और ताकि एन आई पार्टिकल को सिलेक्शन के डिफरेंट वेज के बीच कोई भी डिफरेंट ना हो, यानी कि एन आई पार्टिकल जब हम सिलेक्शन करें तो उनके सिलेक्शन के लिए डिफरेंट वे के बीच कोई डिफरेंट ना हो, मतलब उनके बीच में कोई भी सिलेक्शन अगर मैं करूं तो कोई भी उसमें अंतर ना हो। ठीक है, दूसरा क्या था, यही हमें यहाँ पर यूज करना था, लेकिन मैंने तीनों लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि तीन हमने कंडीशंस ऑफ फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स लिया है, हमें यूज तो यही करना है। क्या है ये कि पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, ये तो बहुत कॉमन लाइन है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में, जिसके अनुसार प्रत्येक सब लेवल अथवा सेल में 0 से 1 पार्टिकल ही हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक क्या है कि विच ईच सब सेल और सेल में कंटेंट्स 0 to 1 पार्टिकल। अब एक बात बताना भैया, अगर मैं कोई क्वांटम ग्रुप लेता हूँ और ये क्वांटम ग्रुप कह रहा है कि इसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, GI एनर्जी लेवल्स हैं, ऐसे GI एनर्जी लेवल्स हैं, तो पाउली-डिराक स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एक एनर्जी स्टेट में केवल एक ही पार्टिकल रह सकता है, या तो 0 पार्टिकल होंगे एक एनर्जी स्टेट में, या तो 1 पार्टिकल होगा। तो या तो पार्टिकल यहाँ होगा और या तो पार्टिकल यहाँ नहीं होगा, लेकिन एक से ज़्यादा अगर सोचो, एक एनर्जी स्टेट में 2, 3, 4 पार्टिकल ऐसे रख दें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का वायलेंस हो जाएगा, फिर वो अप्लीकेबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एनर्जी स्टेट में एक ही पार्टिकल हम रख सकते हैं, एक एनर्जी स्टेट में एक ही पार्टिकल रख सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, और यही हमें ज़रूरत थी। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको ना बताकर पूरा हमने फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की कंडीशन लिख दी। अच्छा, एक बात बताना कि एक एनर्जी स्टेट में अगर एक ही पार्टिकल रह सकता है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास 10 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, हमारे पास कितने हैं, 10 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो हमारे पास कितनी एनर्जी स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 10 तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल तो अपने सेम एनर्जी स्टेट में ही रहेंगे, तो हमें 10 एनर्जी स्टेट की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्या कभी 10 पार्टिकल हमारे पास हों और एनर्जी स्टेट 9 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर Ni से लिखूं और एनर्जी स्टेट को Gi से लिखूं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 20 पार्टिकल हो और एनर्जी स्टेट हमारे पास 30 हो। तो ऐसा तो हो सकता है कि Gi जो है वो Ni से बड़ा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास 10 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो 10 हमारे पास एनर्जी स्टेट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेट और नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन ये वाली कंडीशन कभी नहीं हो सकती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो और एनर्जी स्टेट कम हो, यानी कि Ni ज़्यादा हो Gi से, ये तो नहीं हो सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल केस इन द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में साफ साफ फर्मी साहब ने कहा है कि एनर्जी स्टेट जो है ना वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एनर्जी स्टेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, यही हमें बताना था, जो कि इससे निकल कर आने वाली जो लाइन से कंक्लूजन था। लेकिन मैंने आपको पूरा कंडीशन ऑफ फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स बताने की कोशिश की कि क्या है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो हमने ये कहा कि अगर मैंने मोनोवैलेंट कोई हमने एटम लिया और हमने उसमें देखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने एटम हैं, तो हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है, तो 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास हो गया, जो कि एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब इस एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब के मेटल के लिए है, तो अगर वो हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब का भी अगर हमारा मेटल हो गया, तो फिर हमारा कितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द मेटल। तो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल हो गया।
अब आपने कहा कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से सब कुछ सॉल्व करो, और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से अगर हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो हमको पता है कि GI NI से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और अगर GI NI से बड़ा होना चाहिए तो फिर वहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी एक एनर्जी रेंज की। किसकी बात करनी पड़ेगी? एक एनर्जी रेंज की बात करनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी रेंज की बात कर रहे हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वांटम ग्रुप है, और उस क्वांटम ग्रुप का कुछ इस तरीके से सिनेरियो है। इसमें बहुत सारे क्या हैं, एनर्जी स्टेट हैं। ये सब एनर्जी स्टेट हैं, और इस एनर्जी स्टेट में अभी हम नंबर पार्टिकल को सेट करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं ये पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हैं, सर ये एनर्जी स्टेट है, ये एनर्जी स्टेट है। तो सब यहाँ पर जो एनर्जी स्टेट है हम उसको कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। और अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एनॉर्मस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। तो एनॉर्मस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को किसी क्वांटम स्टेट में आपको सेट करना है, तो एनॉर्मस नंबर ऑफ़ क्वांटम स्टेट भी तो चाहिए आपको। तो ये बात भी तो आप लिख लो कि एनॉर्मस नंबर ऑफ़ क्वांटम स्टेट भी चाहिए हमको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एनॉर्मस नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट भी चाहिए हमको। क्वांटम स्टेट व्हिच किस लिए चाहिए, लेकिन व्हिच द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज, किस लिए चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन को रखना है ना उसमें, इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाई, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को रख सकें। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ऑलमोस्ट अ कॉन्टीन्यूअस, मतलब इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गया कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, यानी कि कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि एटम के अंदर एनर्जी या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गया कि वो लगभग कॉन्टीन्यूअस हो गया, ठीक है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो। भाई अगर एक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो हमको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गया कि एक की एनर्जी लेवल दूसरे की एनर्जी लेवल तीसरे की एनर्जी लेवल चौथे के, ये ओवरलैप करने लगेंगे। और ओवरलैपिंग से क्या हो जाएगा कि ये डिस्क्रीट ना होकर हमको कैसा लगेगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा हमको। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कैसे दिखने लगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के तरीके दिखने लगा, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जीज इन द सॉलिड, ठीक है। अब इनकी अगर एनर्जीज देखना चाह रहे हैं आप, तो आप E = 0 से देखें, E = 0 से। और जो सबसे आउटर ऑर्बिटल है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को भरा, हमने जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरा, उसके बीच में और लोअर एनर्जी स्टेट के बीच में लोअर एनर्जी स्टेट यह है, हायर एनर्जी स्टेट यह है, इसके बीच में जो एनर्जी का रेंज है वो E से E+DE तक है, E से E+DE तक है। और हमने ये जो एनर्जी स्टेट का जितना भी कॉन्सेप्ट लिया है वो T = 0 पर लिया है। तो अब एक बात बताना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आया और हमने E = 0 से चला है, तो इसका मतलब अंदर के जितने भी एनर्जी स्टेट हैं वो सब क्या हैं, कम्प्लीटली फील्ड हैं, और हर एक एनर्जी स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन आया होगा। और लास्ट में ये है, और इसके ऊपर के जितने भी एनर्जी स्टेट हैं वो कैसे होंगे, वो सब एम्प्टी होंगे। वो सब कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे। यानी कि ये जो होगा ना, ये एम्प्टी एनर्जी स्टेट होगा, ये एम्प्टी एनर्जी स्टेट होगा। और ये वाले कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, फील्ड होंगे। कैसे होंगे, ये फील्ड होंगे। तो इस जो फील्ड एम्प्टी है यानी कि अनफील्ड है, जो अनफील्ड है और जो फील्ड है, इसके बीच में जो ये स्टेट होता है या इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को फर्मी एनर्जी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी बोलते हैं। और इस लेवल को क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। या हम ऐसे कह दें कि जो लेवल हम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, जो लेवल अनफील्ड एंड फील्ड एनर्जी लेवल
एनर्जी लेवल को सेपरेट कर रहा है, उसी को फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, उसी को फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, उसी को फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। अब हमने ये सारी बातें तो जान ली कि enormous number of quantum state which the electron can occupy, that is there is almost the continuous distribution electron energies। तो अब हमने एनर्जी लेवल भी डिसाइड कर लिया कि किस एनर्जी लेवल के बीच में हमको लिखना है इसको, ठीक है। तो अब मैंने एनर्जी लेवल, चलो ठीक है, पहले एनर्जी लेवल भी हमने बना लिया डायग्राम में, तो उसको लिख भी लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर Ne इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ना लिखकर मैं ऐसे पहले लिख लूँ, पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। चलो पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख ही लेता हूँ, इस इक्वेशन को हम एनर्जी रेंज में लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को जब एनर्जी रेंज में लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, Ne और De और इक्वल टू Ge और De एनर्जी रेंज में लिख रहे हैं ना इस इक्वेशन को, तो e टू दी पावर अल्फ़ा e टू दी पावर E अपॉन KT और +1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि वेयर Ne De ये क्या है, तो इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी रेंज के बीच में है, E से लेकर E + De एनर्जी रेंज के बीच में है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जीज बिटवीन किसके बीच में है, बिटवीन E एंड E + De एनर्जी रेंज के बीच में ये एनर्जी है। De एंड Ge क्या है, De क्या है, इसके बारे में भी तो बात कर लें। ये क्या है, तो इज द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबल टू दीज इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं दीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने A to Z सारी मीनिंग बता दी कि क्या है। अच्छा T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, E एनर्जी है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा और इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फिर मैथमेटिकली चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, तो इस इक्वेशन के लिए थोड़ा सा हम और अपनी इम्प्रूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो जनरल मीनिंग है ये तो आप समझ गए, लेकिन Ne एक बात को और बता रहा है। क्या बता रहा है कि यह हमें बताता है, क्या बताता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बताता है कि इस एनर्जी रेंज के अंदर E से E + De, इस एनर्जी रेंज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, उसकी वैल्यू क्या है, या उसका वैल्यू क्या है, समझ गए होंगे कि NE क्या है, ये एक ऐसा नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसकी वैल्यू ये है, और एनर्जी रेंज क्या है, E से कितना है, E से E + De है। इस एनर्जी रेंज के अंदर जो पार्टिकल है उसकी वैल्यू क्या है, यही बता रहा है NE ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ कि अगर मेटल में बात करें और T = 0 टेम्परेचर लें, तो देयर एग्जिस्ट अ लेवल कॉल्ड फर्मी लेवल। T = 0 पर एक ऐसा लेवल एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम फर्मी लेवल कह रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं फर्मी लेवल, क्योंकि उस फर्मी लेवल से नीचे के जितने भी लेवल हैं वो सारे भरे हुए हैं, कम्प्लीटली भरे हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर जितने भी लेवल हैं वो कम्प्लीटली अनफिल्ड हैं, कम्प्लीटली एम्प्टी हैं। कम्प्लीटली कैसे हैं,
इम्पटी हैं, इसलिए ऐसे लेवल को हम लोग फर्मी लेवल बोलते हैं। यह फर्मी लेवल किसी मेटल के अंदर जीरो टेम्परेचर पर, फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे सारे के सारे लेवल इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल्ड होते हैं और जिसके ऊपर सारे के सारे एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉनों से इम्पटी होते हैं, इसलिए ऐसे लेवल को हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर पर मेटल के अंदर फर्मी लेवल बोलते हैं या फर्मी। और उस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है उसे फर्मी एनर्जी बोलते हैं। और उस फर्मी एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? EF से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? EF से डिनोट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, लेक्चर तो ज़रूर लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, कोई भी पॉइंट ना छूटे जिसके मैं जनरल मीनिंग या फिजिकल मीनिंग ना बताऊँ। इसलिए मेरे लेक्चर थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। आपको पेशेंस बनाकर लेक्चर देखना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट मेरा लेक्चर देखने के बाद फिर किसी और लेक्चर को देखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी जितना कि हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग देखने की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक ही लेक्चर में जितने भी टॉपिक का पूरा जो निचोड़ होता है ना, वो सब ला के वहाँ रख देता हूँ, जिसकी ज़रूरत हो या ना हो वो सारी ला के रख देता हूँ, ताकि बच्चे को कहीं से किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न जनरेट ना होने पाए। ठीक है बेटे, तो मैं चाहता तो इसको बताकर भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने इतना एक्सटेंशन मेरा जो था कि लिख कर बताते हुए चलूँ ताकि उनको एक नोट्स भी मिल जाए और प्रॉपर वे में उनकी तैयारी भी होते रहे, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लेंदी भी हो रहा है और लिखना भी हमें पड़ रहा है। तो एक चीज़ मुझे एक बात पता चल गया था, और वो पता क्या चला था कि अगर मैं मेटल के अंदर की बात करूँ तो एट मेटल, या कह सकते हैं कि एट नहीं सॉरी इन मेटल की बात करूँ तो इन मेटल के अंदर मैं मोनो एटॉमिक की बात अगर कर रहा हूँ तो, अगर मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूँ तो उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे जितने की एनर्जी स्टेट हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, और उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हों उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम हो लेकिन एनर्जी स्टेट ज़्यादा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और एनर्जी स्टेट कम हो, ये पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। यानी मेटल के अंदर मोनो एटॉमिक है तो ये केस तो बन रहा है, और डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक बहुत सारे हों तो ये केस बनते हैं, लेकिन ये केस किसी में बनता ही नहीं है। जब ये केस किसी में बनता ही नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। हम मेटल के अंदर चलते हैं, कुछ बात करते हैं। तो इन मेटल एट T=0 पर अगर हम बात कर रहे हैं, 0 केल्विन पर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है कि ये एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी से या तो क्या हो, कम हो या इक्वल हो, या कम हो या इक्वल हो। अगर ऐसी कंडीशंस बन रही हैं तो ये भी तो कंडीशन बन सकती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी स्टेट के बराबर हो। ऐसा भी तो ये वाली कंडीशन भी तो बन सकती है। मतलब नंबर ऑफ फर्मियॉन्स मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फर्मी डिराक की स्टैटिस्टिक्स लगा रहा हूँ, इसलिए फर्मियॉन्स लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ फर्मियॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल किसके हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट के। ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट के। अब मैं इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंडीशंस ऑफ द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं बता चुका हूँ कि GI मस्ट बी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू NI, ये मैं बता चुका हूँ। तो मैंने इसमें से ना GI=NI वाला केस लिया कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, यही वाला केस मैंने यहाँ पर लिया है T=0 पर। T=0 पर यही वाला केस लिया है मैंने। अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जरा देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन फर्स्ट यही तो है। तो इस वाली इक्वेशन में ज़रा देखो क्या बात हो रही है। हमने T=0 रखना है और NIEDE को GIDE के इक्वल भी लेना है हमको, ये सारी बातें कर लेनी है। तो चलो देखते हैं। तो ये GE ले लेना है, DE ले लेना है, और GE और DE पहले से ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था, और e⁴ और e⁴e की जगह पर EF लेना है और बाई KT EF लेना है और +1 कर लेना है। तो आपको पता है ये वैल्यू तो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो e⁴ और e स्मॉल होगा एक्सपोनेंशियल e⁴f/KT और +1 =1 हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, e⁴ e⁴ ये 0 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे e⁴
यहाँ से। अच्छा, ये सॉल्व करने के लिए आप लॉग ले लो दोनों साइड में, बस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, लॉग ऑन द बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ई टू दी पावर अल्फ़ा और प्लस लॉग ई टू दी पावर ई एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू लॉग 0। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अल्फ़ा हो जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाती है, और ये सॉल्व करूं तो ई एफ अपान के टी हो जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ई एफ अपान के टी हो जाएगा। ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, ये हमको क्या मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में मान कर चल रहा हूँ। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 हमारा क्या था, एन ई था, और डी ई और इज इक्वल टू जी ई और डी ई अपान ई टू दी पावर अल्फ़ा ई टू दी पावर अरे यार सही करो इसको, ई टू दी पावर ई एफ अपान के टी और प्लस 1 था। यहाँ पर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, तो एन ई और डी ई और इज इक्वल टू, एक मिनट बेटे, एक मिनट बस, देखो जब हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर दिया तो यहाँ ई एफ कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी और ई और डी ई और अपान में ई टू दी पावर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है, ई टू दी पावर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, ई टू दी पावर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, ई अल्फ़ा की वैल्यू आई है माइनस ई एफ अपान के टी, ई एफ अपान के टी। ये वैल्यू मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, एक मिनट बेटा। अच्छा ठीक, ये गड़बड़ है, ये देखो ई एफ मैंने यहाँ पर लिख दिया, ई अपान के टी होगा। अच्छा यहाँ पर भी मैंने करेक्शन कर दिया था क्या, ये देखो, ये यहाँ पर ई, देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या, ई अपान के टी ही रखो, सॉरी गड़बड़ी हो गई थी, तो ई अपॉन ई यहाँ से होगा और ई टू दी पावर ई अपान के टी हो जाएगा और प्लस 1। अब यहाँ से एन और ई डी ई इज इक्वल टू जी ई और डी ई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर, देखो बेस बराबर है तो डिग्री को सही कर लो, तो ई माइनस ई एफ, और ई एफ हमारा हमने कैपिटल माना है तो कैपिटल ही लिख लो इसको, और अपॉन के टी और प्लस 1, ये इक्वेशन हो जाएगा। और इसे कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। फेज स्पेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल P2P प्लस DP फॉर इलेक्ट्रॉन गैस आर गिवन बाई। अब इसका फेज स्पेस मोमेंटम फेज स्पेस के टर्म में अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो GP DP इज इक्वल टू 8 पाई BP स्क्वायर DP अपॉन एच क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आया और किस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन कई बार हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी में और प्रूव कर चुके हैं, तो वहाँ से हमने डायरेक्ट इसको उठाया और यहाँ पर हमने उसको लिख दिया कि किस तरीके से ये हुआ है। अगर इसको देखना है तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके और चैप्टर नंबर 5 मैक्सवेलियन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप पढ़ेंगे तो वहाँ फेज स्पेस के अंदर ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, हम जानते हैं कि नाउ E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड मोमेंटम, और P स्टैंड कर रहा है मोमेंटम के लिए, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मोमेंटम के लिए, और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ये भी याद रखना। हमने
इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल मान लिया है इसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरा एजम्पशन है हमारा। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो p² इज इक्वल टू 2me लिखूँगा इसको। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे, इसे इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर कोई मान लो पहले, तो इसे इक्वेशन नंबर मैं 4 मान रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 5 मान रहा हूँ। तो हमारे पास 5 इक्वेशंस हो गए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 2p/dp इज इक्वल टू, मास तो कांस्टेंट रखा है मैंने और एनर्जी को वेरिएबल किया है, क्योंकि एनर्जी का जो रेंज लिया है वो लिया है E+dp लिया है, DE लिया है। अब यहाँ से आ गए, dp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा m/p और de आ जाएगा, m/p/de। अब बेटे मैं यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट कर दूँ p की, dp इज इक्वल टू, वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूँ p के, तो p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से कितना है, p²/2me है। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ तो p इज इक्वल टू √2me है। ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 2me और de आ जाएगा। थोड़ा सा और मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो m² रूट के अंदर मैं लिख सकता हूँ इसको, और 2me और de हो जाएगा। एक m से एक m ये कैंसिल हो जाएगा और dp इज इक्वल टू m/2e और de हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मैं लिखूँगा, √m लिख सकता हूँ और √2e लिख सकता हूँ और de लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और भी इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूँ, m⁴ और 2⁴ e⁴ और de, और इसी पर इसको छोड़ दो आप, इसी पर इसको छोड़ दो। और एक फार्मूला है आपके पास, वो ये है इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 आपके पास है Gp/dp 8πVp² dp(h³). इसमें आप p² और dp की वैल्यू आप रख लीजिए, ये दोनों वैल्यू, p² की वैल्यू और dp की वैल्यू दोनों पुट कर लो आप। और आप इस इक्वेशन को देखो, मोमेंटम के फॉर्म में है, हम इस इक्वेशन को एनर्जी के फॉर्म में अब लिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इन द टर्म ऑफ, या कह सकते हैं एनर्जी रेंज E+de, तो GE जहाँ P था वहीं GE हो जाएगा और DE हो जाएगा, और 8π एज इट इज़ था, V भी था, और देखो क्या था आगे, 8πV था, p² की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, 2me रखने वाले हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2me हो जाएगा, और फिर dp था, dp की जगह पर 1/2 और 2⁴1/2 e⁴1/2 और de लिखेंगे। देखो dp की जगह पर, ये dp की जगह पर, इस dp की जगह पर हमने ये वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके अपॉन में h³ था, मैंने h³ यहाँ पर नहीं लिखा है, अब h³ लिख देते हैं, ये h³ हो गया, ठीक है। इतनी वैल्यू हमने रख दी है। ये मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6, कितना बना था, इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 4 है ये, इक्वेशन 4 में ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। चलो अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा GE और DE
और फिर हो जाएगा 8 पाई वी एच क्यूब, और 2 की पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 2 की पावर 1/2 है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो 1 - 1/2, 2 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। और m टू दी पावर देखो 1/2 है यहाँ, और यहाँ 1 है, तो ये 3/2 हो जाएगा m टू दी पावर। और e की पावर देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और de हो जाएगा। ये यहाँ से इतना हमको मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन मैं मान कर चल रहा हूँ कहाँ तक हो गया है ये इक्वेशन 6 तक हुआ है, तो अब ये 7 बनेगा, इक्वेशन 7 बनेगा। यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 3 बी गेट, इक्वेशन 3 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपको GEDE की वैल्यू रखनी है, और ये पूरी वैल्यू आपको एज इट इज़ e टू दी पावर e माइनस EF/KT+1 ये लिख लेना है। तो इक्वेशन कितना था, NE और DE, और ये इक्वेशन 8 पाई V 2 टू दी पावर 1/2 m टू दी पावर 3/2 e रेज टू पावर 1/2, DE एज इट इज़ रखना है, h क्यूब एज इट इज़ रखना है, और e टू दी पावर e माइनस EF/KT और +1 ये भी नोट कर लेना है, ये पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, तो इतना यहाँ तक हो गया। इसे कोई एक इक्वेशन मान लो, इसे भी मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर कितना है, 7 तक बन चुका था, तो ये इक्वेशन नंबर 8 है। इक्वेशन नंबर 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट्स फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन गैस। किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल के लिए। कोई अगर इलेक्ट्रॉन गैस मान लिया है आपने मेटल के अंदर, यानी मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को आपने इलेक्ट्रॉन गैस मान लिया है, तो उसके लिए फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और मेटल ऑफ वॉल्यूम, और उस मेटल का वॉल्यूम कितना माना है आपने, वॉल्यूम V, और टेम्परेचर कितना माना है, एट केल्विन टेम्परेचर आपने माना है, केल्विन टेम्परेचर। तो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि हमने बताया, और ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी हुआ, काफ़ी लंबा भी चला। तो दिस इज़ द फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस इन द मेटल ऑफ अ वॉल्यूम V एट अ केल्विन टेम्परेचर। तो इस लेक्चर को मैं चाहूँ तो यहीं पर ख़त्म कर दूँ, और क्योंकि लेक्चर बड़ा लेंदी हो गया है, 50 मिनट से ऊपर लगभग चला गया है, और इतना लेंदी लेक्चर मुझे लगता है थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है बच्चों को देखने के लिए। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से इसी के आगे बात करूँगा, और मैं जो बात करने वाला हूँ ये है कि किस तरीके से आप एनर्जी के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और आप t=0 पर देखते हैं तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाता है, t=0 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू पर देखते हैं तो कितना हो जाता है, और कैलकुलेशन ऑफ द फर्मी एनर्जी, ये सब भी कैलकुलेट करूँगा मैं, लेकिन वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, और कमेंट करिए हमें कि कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। अगर लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिसलाइक कर दीजिए, डोंट वरी, नो टेंशन। वीडियो की जो क्वालिटी होगी आपके सजेशन के अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।